आज हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस एक्चुअल में होती क्या है। वो प्रोसेसेस जो हमें लाइफ जीने में हेल्प करती हैं और वो कहाँ पे परफॉर्म होती है, हमारी बॉडी के अंदर। तो यही हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। एक एक प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला गया है, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज अलाइव है और कौन सी चीज अलाइव नहीं है। ठीक है, इफ वी सी अ डॉग रनिंग और अ काउ चूइंग कर्ड और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दीज आर लिविंग बीइंग्स। जब हम लोग देखते हैं कि डॉग रन कर रहा है, काउ कर्ड को च्यू कर रही है, मैन जो है शाउटली चिल्ला रहा है सड़क पे, और ये सब चीजें हम जब देखते हैं हमें लगता है कि हाँ ये सब क्या है, हमारी लिविंग बीइंग्स हैं। ठीक है, वॉट इफ द डॉग और द काउ और द मैन वर स्लीप। लेकिन जब ये सारे लोग सो जाते हैं, डॉग काउ और मैन, जब ये लोग सो जाते हैं, क्या वो तब भी जिंदा रहते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो उनको सोते टाइम भी जिंदा रखती है? या फिर ऐसी कौन सी चीज है जब वो सो रहे हैं हम तब भी बोल सकते हैं कि हाँ दे आर अलाइव? व्हाट वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव? ठीक है, हाउ हाउ डिड वी नो दैट, हमें वो कैसे पता लगता है? हम लोग क्या देखते हैं, वी सी देम ब्रीदिंग, हम देखते हैं कि हाँ वो सांस ले रहे हैं, वी नो दैट दे आर अलाइव। व्हाट अबाउट प्लांट्स? लेकिन अगर यही चीज अगर हम प्लांट्स के बारे में बोले तो प्लांट्स का हमें कैसे पता लगेगा कि वो अलाइव है या नहीं है? ठीक है, हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? वी सी देम ग्रीन, हमें नजर आते कि हाँ वो ग्रीन है। जब वो झड़ने लग जाता है हमें लगता है कि हाँ प्लांट सूख रहा है, वो डाई करना शुरू कर रहा है। ठीक है, जब तक वो ग्रीन नजर आ रहा है तो इसका मतलब वो अलाइव है। सम ऑफ अस विल से, हम लोग ऐसा कुछ कुछ बोलते हैं, बट वॉट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स और अदर देन ग्रीन? लेकिन उन प्लांट्स के बारे में क्या जिनकी लीव्स ग्रीन कलर की नहीं होती, दूसरे कलर की होती हैं, क्या वो तब भी अलाइव है? दे ग्रो ओवर टाइम, वो ग्रो करता रहता है प्लांट, सो वी नो दैट दे आर अलाइव। कभी कभी हमें लगता है कि हाँ प्लांट ग्रो कर रहा है तो फिर हाँ ये अलाइव है। कई बार लीव्स को देख के लगता है, कभी कभी जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तब देख के लगता है। या फिर अगर हम दूसरे वर्ड्स में बात करें, वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, या तो हमें प्लांट में कुछ अलग मूवमेंट्स नजर आती हैं जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि हाँ प्लांट इज अलाइव। आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट, या तो वो ग्रोथ से रिलेटेड हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती। एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव, ये बहुत कॉमन सा एविडेंस होता है, बहुत कॉमन सा ये प्रूव होता है कि हाँ अगर हम किसी को ग्रो करते हुए देख रहे हैं तो दैट मीन्स वो अलाइव है। बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबल ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव, लेकिन हमें प्लांट कभी भी ग्रो करता हुआ नजर नहीं आता। ठीक है, या फिर एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, और कुछ कुछ एनिमल्स ब्रीथ ऐसे करते हैं हमें उनकी मूवमेंट भी नजर नहीं आती। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ। तो हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि जिन मूवमेंट्स को हम देख सकते हैं यही यही बताएंगे कि ये हाँ ये अलाइव है या नहीं, कि यही उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करेंगे। ये सिर्फ इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ कुछ मूवमेंट्स हमें नजर नहीं आती हैं। मूवमेंट्स आर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आइज, कुछ कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती है जो हम अपनी नेकेड आइज नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? If we ask this question to professional biologists, they will say yes. In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell, and that is partly why there is controversy about whether they are truly alive or not. इसका मतलब क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ इनविजिबल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हमेशा होती रहती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज बोला गया है, क्या ये इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है क्या ये जरूरी है हमारी लाइफ के लिए? अगर हम ये किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछते हैं तो वो बोलेगा कि हाँ ये सारी हमारी जो मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की वो जरूरी है। लेकिन अगर हम वायरसेस की बात करें तो वायरसेस के अंदर हमें ऐसी मॉलिक्यूलर मूवमेंट नजर नहीं आती, फिर भी वो सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो फिर ये आज तक इस बात पे कंट्रोवर्सी होती है कि वायरस हमारे अलाइव हैं या फिर नहीं है, क्योंकि कुछ वो कैरेक्टरिस्टिक ऐसी शो करते हैं कि जिसकी वजह से लगता है हाँ ये अलाइव है, क्योंकि ये सेल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं। लेकिन इनके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होती, तो इस वजह से लगता है कि नहीं ये अलाइव नहीं है। ठीक है, वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ? ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं। दे कैन हैव टिश्यूज, हमारे पास क्या है? टिश्यूज हैं, टिश्यूज के पास सेल्स हैं, एंड सेल्स आर हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम, और सेल के अंदर और भी स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स हैं। हमने सेल के इनसाइड चीजें पढ़ी हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म के बारे में, सेल ऑर्गेनीज के बारे में, वही यहाँ पे बात करी जा रही है, स्मॉलर कंपोनेंट्स एंड सो ऑन।
Because of the effect of environment, this organized order nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. लेकिन जैसे जैसे इन्वायरमेंट के इफेक्ट की वजह से ये जो एक ऑर्डर बनाया गया है हमारे बॉडी के अंदर, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता जा रहा है. इफ ऑर्डर ब्रेक डाउन, द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव. जैसे ये पूरा एकदम से खत्म हो जाता है तो वो ऑर्गेनिज्म अलाइव नहीं होता, वो डाई कर जाता है. सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर. इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या होती रहती है, सेल्स की रिपेयरिंग होती रहती है, टिश्यूज की रिपेयरिंग होती रहती है. ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है. अगर वो एक बारी में डाई कर गए तो इंसान तो मर जाएगा. तो इस वजह से हमें सेल्स को, अपने अंदर के जितने भी हमारे सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको हमें रिपेयर करते रहना पड़ता है. सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, ये सारे स्ट्रक्चर्स हमारे बने तो मॉलिक्यूल से ही मिलके बने हैं. दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम. और ये सारे मॉलिक्यूल्स पूरे टाइम बॉडी में मूवमेंट शो करते रहते हैं. अब ये सारी मूवमेंट्स प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब ये किस टाइप की मेंटेनेंस शो करते हैं, सारी प्रोसेसेस क्या होता है. ठीक है, अब हम आगे ये सब पढ़ेंगे. तो यहाँ पे हमसे पूछा गया व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेस से हम लोग समझते क्या है. The maintenance of function of living organism must go on even when they are not doing anything particular. यहाँ पे क्या बोला गया है, अब जैसे हमने ऊपर वाले पैरा में पढ़ा कि हमें अपने सेल्स की, टिश्यूज की, मॉलिक्यूल्स की रिपेयरिंग करते रहनी पड़ती है फॉर देयर मेंटेनेंस. ठीक है, लेकिन जब हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं तब भी हमारी बॉडी के अंदर वो मेंटेनेंस फंक्शन चल रहा है. ठीक है, वो रुका नहीं है. इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस. अगर हम कुछ काम नहीं करते फिर भी वो काम बॉडी के अंदर चल रहा है बिना हमारे कुछ करे, वही होती है हमारी लाइफ की प्रोसेसेस. ये कभी नहीं रुकती, वो अपना काम टाइम टू टाइम करते रहते हैं. इवन व्हेन जस्ट सिटिंग इन क्लास, अगर हम नॉर्मल बस क्लास में बैठे हुए हैं या फिर हम सो रहे हैं, वी आर जस्ट स्लीप, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन. ये जॉब हमेशा चलती रहती है. द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस. इन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस, जो हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए काम कर रहे हैं, जो हमारी बॉडीज के सेल्स को, टिश्यूज को डैमेज होने से बचा रहे हैं, जो हमें डाई होने से बचा रहे हैं. Since these maintenance process are needed to prevent damage and breakdown, ये क्यों जरूरी है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ डैमेज ना हो सके, हमारे मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन ना हो सके और उनको क्या मिल सके, एनर्जी प्रोवाइड कर सके. दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. ये एनर्जी हमारी कहाँ से आती है, हम बाहर से लेते हैं इस एनर्जी को, जो हमारे सेल्स के पास जा रही है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स के पास जा रही है. और बाहर से एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, हमें फूड प्रोवाइड करता है. सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू द ऑर्गेनिज्म. इसका मतलब अगर हमें एनर्जी बाहर से मिल रही है, हम उस एनर्जी को बाहर से गेन कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो प्रोसेस चल रहा है बाहर से अंदर की तरफ जाने के लिए, जिसके वजह से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, विच वी कॉल फूड. और उसको हमने क्या बोला है, वो ट्रांसपोर्ट मटेरियल क्या है, फूड है. टू द इनसाइड, वो अंदर जाता है. और प्रोसेस वी कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मेनली क्या होता है, फूड का अंदर जाना. ठीक है, इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल्स विल आल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड. अगर ऑर्गेनिज्म जो है उसको अपनी बॉडी साइज में ग्रो चाहिए तो एडिशनल रॉ मटेरियल्स भी हम लोग उसके साथ साथ खाते रहते हैं. सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, हमारी ज्यादा से ज्यादा लाइफ जो है अर्थ पे वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे ही डिपेंड है. चाहे वो फूड की बात करें, चाहे वो मॉलिक्यूल्स की बात करें, चाहे वो एनर्जी की बात करें, सारे मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में चल रहे हैं, जो लाइफ को जिंदा रखने में हेल्प कर रहे हैं, वो मेनली क्या है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स ही हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड होते हैं. Depending on the complexity of these carbon sources, different organism can then use different kind of nutritional processes. कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, अगर हम कार्बन सोर्सेज की बात करें तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं. ठीक है, और हर ऑर्गेनिज्म इसको अलग अलग तरीके से लेता है अपने बॉडी के अंदर. ठीक है, तो इसी वजह से हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग न्यूट्रिशनल प्रोसेस है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है कार्बन मॉलिक्यूल्स में. अब हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से अपने बॉडी के अंदर लेगा इसको एनर्जी लेने के लिए, तो जितने तरह से लेगा उतने तरह के हमारे न्यूट्रिशनल प्रोसेस भी होंगे. ठीक है, द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरी. जो आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, मतलब जिन सोर्सेज की वजह से हम एनर्जी ले रहे हैं, वो क्या है, वेरी करिए, हर ऑर्गेनिज्म में ये वेरी करती हैं. Since the environment is not under the control of individual organism, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है इन्वायरमेंट को हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करनी है.
These sources of energy therefore needed to break down और built up in the body. या तो इन sources जो हमें खाना जैसे फूड है, अगर वो हमें एनर्जी दे रहा है तो हम उसको डायरेक्ट तो नहीं ले सकते अपनी बॉडी के अंदर, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ताकि वो अंदर जाएगा, वो टूटेगा, उसके अंदर की जो एनर्जी है वो निकलेगी और हमारी सारी सेल्स के पास जाएगी and must be finally converted to a uniform sources of energy that can used for various molecular movement needed for maintaining living structures as well as to the kind of molecules the body needs to grow. और ये क्या करती है, जो एनर्जी जो फूड हमने बॉडी में लिया वो अपने आप उस फॉर्म, जो एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए उस फॉर्म में वो फूड अपने आप कन्वर्ट हो जाता है और वो हर एक जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स है उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हमारी बॉडी में जो मेंटेनेंस चल रही है, जो मॉलिक्यूल्स की मेंटेनेंस चल रही है उसको वो अच्छे से रख सकें, ठीक है। एज वेल एज टू काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड्स टू ग्रो, या फिर उन मॉलिक्यूल्स को वैसे एनर्जी प्रोवाइड कर सके जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ग्रो हो रही है हमारी बॉडी, ठीक है। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चलती है और वो एक सीरीज में चलती हैं, ठीक है। बॉडी में कभी कभी क्या होता है, किसी चीज का ऑक्सीडेशन होता है, किसी चीज का रिडक्शन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। जब हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, ठीक है, तो हम उसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। और हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन चलती रहती हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। ये बहुत कॉमन केमिकल रिएक्शंस हैं जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन होने में बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। अब किसी चीज को अगर हमें ब्रेक डाउन करना है तो हमें उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो ये ऑक्सीजन भी हम कहाँ से ले रहे हैं, आउटसाइड द बॉडी, जो हमें प्लांट्स प्रोवाइड करें ऑक्सीजन। दिस प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स, के लिए हमें फूड को ब्रेक डाउन करना है। अब उस फूड को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। अभी तक हमने दो प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हम लोग थर्ड प्रोसेस पे बढ़ते हैं आगे। इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, लेकिन अगर हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करें, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें, उनके अंदर तो सिंगल सेल होता है, ठीक है। उनके अंदर वही एक सेल जो है पूरी बॉडी में हर फंक्शन को परफॉर्म करता है जो हमारी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर हो रखा है, ठीक है। हमारी बॉडी में हर एक सेल का, हर एक टिश्यू का एक पर्टिकुलर फंक्शन है, लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एक ही सेल है, वो सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता कि हाँ इसके थ्रू ये फूड को लेगा। अब जैसे हमारी बॉडी के अंदर एल्वियोलाई होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, लंग्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, रिमूवल के लिए हमारे पास किडनी सिस्टम प्रेजेंट है पूरा, ठीक है। लेकिन ऐसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के पास ये सारे ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं है, बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। उनका पूरा जो एंटायर सरफेस है, पूरी बॉडी जो है वो एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें, बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म अगर इंक्रीज हो जाए या फिर बॉडी डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए, किसकी बात करी गई है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। लेकिन अगर हम वही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, हमारी बॉडी की जो सेल्स है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है एनवायरनमेंट के, उसके ऊपर हमारी स्किन आ चुकी है, टिश्यूज आ चुके हैं, बोन्स हैं हमारे उसको कवर अप करने के लिए, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है सराउंडिंग के साथ या इन्वायरमेंट के साथ। द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। तो सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हमारी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात अगर हम बोलें तो डिफ्यूजन एक बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है। अगर वो स्लो प्रोसेस है, अगर स्लो प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी में चीजें जाने लगेंगी तो पूरी बॉडी के पास एक टाइम पे जो है एनर्जी नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से काफी सेल हमारी बॉडी के डाई कर जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग डिफ्यूजन की हेल्प से अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी के पास एक साथ जो है एनर्जी पहुंच सके, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ाई है कि वेरियस बॉडी पार्ट्स है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है हर किसी का, ठीक है। स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, उनको अपना अपना फंक्शन बताया गया है। ये बहुत ऐसी सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है दैट अपटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन विल आल्सो बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर स्पेशलाइज्ड टिश्यू का काम है कि फूड को कौन लेगा और ऑक्सीजन कौन लेगा, ठीक है। सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नॉट टेकन अप एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हाइल ऑल द पार्ट्स बॉडी नीड देम, कहीं एक जगह से फूड और ऑक्सीजन का जाना है हमारी बॉडी के अंदर और वहां से जाकर वो पूरी बॉडी के पास चला जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारे पास,
ठीक है। और ये कौन कैरी करके लेके जाता है? मेनली ब्लड कैरी करके लेके जाता है। किस किस को लेके जा रहा है? ऑक्सीजन एंड फूड को। ठीक है। व्हेन केमिकल रिएक्शंस यूज द कार्बन सोर्सेज एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन के लिए, ठीक है, जब ये कार्बन सोर्सेज, जब ये ऑक्सीजन का यूज करते हैं ताकि वो एनर्जी ब्रेक कर सके, कार्बन सोर्सेज मतलब कि फूड की बात करी गई है, और उस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? क्यों फूड को हमें ब्रेक डाउन करना है? फॉर द एनर्जी जनरेशन, ताकि हम एनर्जी निकाल सके उसके अंदर से। ठीक है। अब इसके टूटने की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। कुछ हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, कुछ हमारी बॉडी के लिए यूजलेस होते हैं, और वो क्या कर सकते हैं? हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, और उनको बहुत जरूरी होता है हमें अपनी बॉडी से रिमूव करना, नीडेड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। इफ द बेसिक रूल्स फॉर बॉडी डिजाइन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड, अ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज फॉर एक्सक्रीशन के लिए भी हमारी बॉडी में स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, वैसे ही बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस अभी तक हमने बस ऐसे ब्रीफली पढ़ी है, अब हम इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। कौन सी? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, इन सारी प्रोसेस को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे अब। थैंक यू।